नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा इसमें बना हुआ है बांग्लादेश का। जी हाँ, बांग्लादेश में जिस तरह से बांग्लादेश अवामी पार्टी के लोगों को मारा काटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, उसको लेकर पूरा भारत चिंतित है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर में जो वहाँ के शेख हसीना पीएम प्राइम मिनिस्टर थी, वो तो शरण भारत में ले ली है, अपनी जान बचा के वहाँ से भागी है, इस्तीफा दे दिया है, वहाँ पूरा उथल पुथल हो गया है, तख्ता पलट हो गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर में वहाँ की जो ब्रदर 1 करोड़ से ज़्यादा जो भारतीय है, उनका क्या होगा? आखिर में उनको कौन बचाएगा? क्योंकि वो एकदम से अलग थलग पड़ चुके हैं और भारत देश जो है काफ़ी चिंतित है उनको लेकर कि आखिर में किया तो क्या किया जाए। तो आज का हमारा विषय यही है, इसी में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं विवेक जोशी जी, जो राजनीति विशेषज्ञ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर में जो वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति बनी हुई है, ये स्थिति तो हर देश में कभी 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 बन जाती है। कुछ अराजक तत्व होते हैं, कुछ सरकार के खिलाफत होते हैं, वो सामने आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो वहाँ का हालात होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इस समय हालात जो है वहाँ पर हिंदुओं की खराब है, क्योंकि उनके मंदिर है, उनके कार्यालय है, उनके बिजनेस सिस्टम है, वो सब तहस नहस किया जा रहा है। उनको जान बचाना भारी पड़ रहा है। उनको भारत आने के लिए भी काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। ऐसे में भारत हमारा देश जो है, हालांकि मोदी जी हैं, हर चीज़ में सक्षम है, लेकिन ऐसी स्थिति में अब वो क्या करेंगे? क्या वहाँ के हिंदुओं को क्या होगा? सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, जो इसमें स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश में? हमारा पड़ोसी देश है, हमारा देश ही उनको देश को आज़ादी दिलाई थी, लेकिन आज वो जो वहाँ पर हिंदू लोग हैं, आज कहीं ना कहीं जो है आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। वो किसी न किसी तरह जो है अपनी जान बचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ उनको रास्ता नज़र नहीं दिख रहा है। यहाँ से तो हम यही कह सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर आज जो परिस्थिति अभी बांग्लादेश में बनी है, वो आपको याद है 1947 में एक हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान बना था। बिल्कुल। और उसके बाद जो है बांग्लादेश बना पाकिस्तान से टूट के। तो आज जो है वो बांग्लादेश जो है उसका पुनर्मिलन दोबारा से पाकिस्तान में हो गया। तो आज हमारे पड़ोस में एक और नया पाकिस्तान बन के तैयार हो गया है, जिसकी रूपरेखा अमेरिका की डीप स्टेट ने रखी और उसका फायदा चाइना ने उठाया। बिल्कुल। और आज जो परिस्थिति वहां बनी हुई है वो बहुत गंभीर परिस्थिति है। हमारे देश की सुरक्षा, एक्सटर्नल सुरक्षा और इंटरनल सुरक्षा दोनों के लिए काफी गंभीर परिस्थिति है। लेकिन आप इसको खाली इस तरह से मत देखिए कि ये चीज बांग्लादेश में हो रही है जी। ये चीज जो हो रही है पूरे विश्व में हो रही है, क्योंकि अभी एक जो आजकल जो परिस्थिति चल रही है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की परिस्थिति चल रही है, जिसको जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर का नेता है अमेरिका, उसकी दादागिरी कम होती जा रही है। और उसकी वजह से जो अमेरिका में डीप स्टेट है जी, वो डीप स्टेट जिसको जॉर्ज सोरोस नाम का व्यक्ति रन करता था और करता है, आज थोड़े बहुत उस डीप स्टेट में फ्रैक्शंस भी दिख रहे हैं। तो वो जो डीप स्टेट है उसकी इंटरफेरेंस की वजह से कई देशों में तख्ता पलट हो रहा है और होने की गुंजाइश है। और यही अराजकता और तख्ता पलट करने की साजिश हिंदुस्तान में इसी डीप स्टेट ने 2024 के इलेक्शन में करी, जिसे हिंदुस्तान की जनता ने विफल कर दिया। नहीं तो हमारा हालत भी बांग्लादेश के जैसा होता। आज आप समझिए कि एक एक्सटर्नल पावर के इंटरफेरेंस की वजह से बांग्लादेश जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री नहीं है, वहाँ इस्लामिक बहुल के लोग होंगे, लेकिन वहाँ फिर भी डेमोक्रेसी है। वो डेमोक्रेटिक कंट्री का तख्ता पलट कर दिया गया। और उस तख्ता पलट को करने के बाद वहाँ की जो एक चुनी हुई सरकार की राजनेता, जिनके पुराने पूर्वजों ने बांग्लादेश बनाया, बंगला बंधु, आज उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है। आज उनके सारे किए हुए कामों के ऊपर उन्होंने पानी फेर नेताओं दिया को मारा जा रहा है जान से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक मुसलमान अपने खुद के देश में सुरक्षित नहीं है, उसे आज एक हिंदू देश में शरण देनी पड़ रही है। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि उनको ये मालूम था कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगी तो मैं सुरक्षित रहूंगी। वो पाकिस्तान नहीं गई, बिल्कुल, वो अफगानिस्तान नहीं गई, वो इंडोनेशिया नहीं गई, वो किसी और मुस्लिम देश में नहीं गई, वो पाकिस्तान की जगह इंडिया में आई, हिंदुस्तान में आई, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पे सुरक्षा का माहौल है और वो यहाँ रहेंगी। तो हमें यही माहौल कायम रखना है और बांग्लादेश जैसी स्थिति हिंदुस्तान में ना पैदा हो। हम अमेरिका और चीन के जो डीप स्टेट्स जो काम करती हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स काम करते हैं, हम लोग उनके बहकावे में ना आए और वो हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। अभी आपने एक सवाल पूछा कि वहाँ के जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा कैसे होगी। देखिए, ये परिस्थिति मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही प्रीएम्प्ट कर ली थी, इसीलिए उन्होंने सीएए जैसा कानून जो है वो लाए।
अभी आज की डेट में आज परिस्थिति अगर वहाँ बहुत ज्यादा बिगड़ती है तो वहाँ के जो हिंदू हैं, जो त्रस्त हैं, आज देखिए कोई वहाँ पे मुसलमान कोई मस्जिद पे नहीं अटैक कर रहा है, जो कर रहे हैं वो इस पर कर रहे हैं, मंदिरों पे कर रहे हैं। उन्होंने इस्कॉन के मंदिर तोड़ दिए, और ये वो पॉपुलेशन है जो किसी जमाने में हिंदू रही होगी, देवी माँ की भक्त रही होगी, आज वो देवी माँ के मंदिरों पे हमले कर रहे हैं। और इस्कॉन वो मंदिर जिसने वहां पर कई साल से कई लोगों को फ्री में भोजन करवा रहे हैं, गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं, आज उनके भी ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो परिस्थिति तो गंभीर है, लेकिन इससे निपटना भी वहां की जनता को पड़ेगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आगे जो स्थिति हो वहाँ काफी तरीके से उसको हैंडल किया जाए। और इसमें जो अभी जो हुआ है, अगर आप थोड़ा सा इसको विश्व पटल में देखेंगे तो क्या हो रहा है साहब, देखिए अमेरिका की दादागिरी बहुत समय से चल रही थी, और अमेरिका में एक डीप स्टेट है। डीप स्टेट से मेरा मतलब यह है कि जो एक्चुअल में अमेरिका को रन करता है। आपको ये लगता होगा कि वहां का प्रेसिडेंट जो है अमेरिका को रन करता है, नहीं, अमेरिका को कभी प्रेसिडेंट नहीं रन करता, वहां की डीप स्टेट रन करती है। डीप स्टेट कौन है? ये उन लोगों का ग्रुप है जो लोग बिजनेस, बड़े बिजनेस वाले हैं। अभी इस डीप स्टेट में 2 रिसेंट एंट्री हुई हैं, जिसमें से एक एलोन मस्क है और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट है। तो जो अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्राइक देखी थी कुछ दिन पहले जो हुई थी, सर्वर सारे डाउन हो गए थे, वो सिर्फ वो उसकी टेस्टिंग थी। लेकिन अब क्या हो गया है, जो जॉर्ज सोरोस वाला ग्रुप है पहले उसमें, और ये जो नए 2 एंट्रेंट हैं, इनमें मतभेद हो गए। इस वजह से थोड़ा डीप स्टेट कम होता जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि रशिया ने आगे बढ़ के लीड लेनी चालू कर दी है, और जो अमेरिकी पैसा है वो अमेरिका से उठ के चाइना में आ गया है। तो आज चाइना अलग से दादागिरी कर रहा है। तो अब हर कंट्री जो है अपने आप में इसको आगे बढ़ाना चाह रही है। अब मैं आपको बांग्लादेश की परिस्थिति के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए क्या है, बांग्लादेश कहीं ना कहीं शेख हसीना के रहते हुए हिंदुस्तान से काफी निकट आ चुका था। बिल्कुल, हमारे काफी प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रहे थे और आगे भी चलते रहेंगे। और बिजनेस में काफी वो आगे जा रहे थे, बिजनेस में काफी आगे जा रहा था। सर मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश अपने आप में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जी, इंडिया के बाद फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का हब है। जिन्हें नहीं पता होगा उनको बता दूं, ये जो आप ड्रिप लेते हैं इंजेक्शन के साथ, जो ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं, बांग्लादेश उसका सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है। गारमेंट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आप समझिए वहां पे हुआ क्या सर, जो सारा का सारा जो ट्रेड है वो समुद्र के थ्रू होता है जी। आज चाइना की साउथ चाइना सी में अगर दादागिरी रोकनी है अमेरिका को, तो उसको कहीं ना कहीं एक नेवल बेस चाहिए। तो वो नेवल बेस कहाँ से मिलेगा? वो नेवल बेस मिलेगा उसको बांग्लादेश से। हिंदुस्तान तो बनाने देने से रहा। चाइना जो है वो ऑलरेडी श्रीलंका में जाके बैठा है। अब आप देख लीजिए श्रीलंका का चाइना के साथ हाथ मिला के क्या हाल हुआ जी। तो यही परिस्थिति, क्योंकि अब दूसरा क्या हुआ, कुछ ही टाइम पहले शेख हसीना चाइना गई थी, लेकिन चाइनीज लोगों ने उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जिसकी वजह से वो नाराज होगी, और वापस आके उन्होंने हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया। कुछ ही दिन पहले मालदीव्स में भी जो रिजीम चेंज हुआ, वो तो चलो डेमोक्रेटिकली हुआ, एक पार्टी हार गई, लेकिन उसको जितवाने में भी चाइना का बहुत बड़ा हाथ था। तो जिस हिसाब से ये सब काम चल रहा है, अब चाइना को भी एक बेस चाहिए। अगर आज जो दूसरी पार्टी जो भी वहां पे आती है चाइना के समर्थन से, तो अगर वो पार्टी चाइना को बांग्लादेश में बेस बनाने के लिए दे दे अपने जहाजों के आने जाने के लिए, तो चाइना जो है ये पूरा इंडियन ओशियन जो है और पैसिफिक ओशियन सिक्योर कर लेगा। ये लड़ाई उस चीज की है, इसलिए ये रिजीम चेंज किया गया। अब आप देखिए किस तरह से होता है। जो रिजर्वेशन दिया वो तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को वापस लेके 30% की जगह 5% कर दिया, तो भाई तुमको सड़क पर उतरने की क्या जरूरत ही नहीं थी। तुमको भड़काया गया, और रिजर्वेशन खाली एक बहाना था ये तो पहले से प्लान था कि ये इनको ये करना था। अब जब इन्होंने कर दिया है, तो आज इन्होंने जो अपना देश है बांग्लादेश, जो बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर रहा था, वो कुछ ऐसे नालायक लोगों के हाथ में देने वाले हैं जो इस देश को बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो हमारे लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। पहले हम सिर्फ पाकिस्तान को देखते थे, पाकिस्तान के बाद चाइना आ गया, चाइना के बाद अब बांग्लादेश आ गया। तो ये सर अपने देश के लिए कितना खतरा है, जो चारों तरफ से घिर जाएंगे हम, तो उसका भी तो असर पड़ेगा। सर चाइना की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरा जाए, और घेर लिया उन्होंने। नहीं घेर तो सर अगर आप वैसे कहोगे तो हम तो घिरे हुए ही थे, लेकिन आप ये बात समझिए बात को कि एक तो होता है मतलब मिलिट्रीली घेरना, दूसरा होता है इकोनॉमिकली घेरना। आज की डेट में हम भी अपने आप में बहुत कुछ है, हमारी भी मिलिट्री काफी कुछ है। गलवान में हमने 1-to-1
उनके साथ फाइट किया है। उनका एक सैनिक था तो हमारा भी एक सैनिक उसके सामने खड़ा था, ऐसा कुछ नहीं। अब वो परिस्थिति नहीं है, ना ही पॉलिटिकल लीडरशिप वैसी है जो चाइना के आगे घुटने टेक दे, ऐसी कुछ नहीं है। अभी ये एक तरह से उनकी कोशिश जारी है, लेकिन चाइना की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का जो तरीका है, पहले वो उधार देता है, फिर बाद में आपको उसी उधार में दबा देता है। वो चीज इन्होंने श्रीलंका के साथ करी। श्रीलंका की मदद हिंदुस्तान ने करी, आज श्रीलंका वापस हिंदुस्तान के ताबे में आ गया है। वही हाल उन्होंने नेपाल के साथ किया है, नेपाल के साथ किया, उसके बाद बर्मा के साथ किया। अभी ये बांग्लादेश का जो इशू है, ये उनका ट्रायल है जी। तो अगर ये भी वहां फेल हो जाएंगे तो एक तरह से हिंदुस्तान जो है वो फिर से मतलब स्थापित हो जाएगा। लेकिन ये चैलेंज तो है हमारे हिंदुस्तान के लिए, चैलेंज तो है, ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं है। था तो वो हमारा ही भाग पहले, आज अलग हो गया। लेकिन अलग होने के बाद भी अगर आप मतलब इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के ऊपर केस को दे देंगे तो फिर कैसे देश चलेगा? तो सर हमारा सवाल ये था कि हिंदुओं का वहां पर अच्छा कैसे होगा, कैसे वो अपने आप को तो अभी फिलहाल तो अकेला महसूस कर रहे हैं, कौन उनको बचाएगा? सर हिंदुओं के बारे में तो मैं आपको ये कहूंगा, हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या ये है कि हिंदुओं को लगता है कि कोई और आएगा हमें बचाने के लिए जी। जबकि आप इतिहास देख लो कि आपको बचाने के लिए कभी कोई आया ही नहीं। आपको तो खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप मार खाते रहोगे तो वो मारते रहेंगे आपको, कौन जाएगा बताइए बचाने के लिए? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या कि हम मिलिट्रिकली इंडिया जो है बांग्लादेश में मिलिट्रीली इंटरवीन करे, या हम अपनी पुलिस भेजें? और भेज भी देंगे तो कितने दिन के लिए भेज देंगे? सर ये तो वहाँ पे रहने वाले हिंदू या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जो हैं, ये उनकी खुद की लड़ाई है। उन्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें अपने लीडर खुद खड़े करने पड़ेंगे, खुद बलिदान देना पड़ेगा। और उस बलिदान को देख के और बाकी के जो देश हैं वो उनकी मदद करने के लिए आएंगे, तब ये मदद होगी। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब खाली भारत के सहारे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा? नहीं, भारत के सहारे रहने का कोई मतलब ही नहीं होता। आप मुझे बताइए, मैं तो कह रहा हूँ आज वहां पे 1-2 करोड़ हिंदू होंगे, आप सारे सीएए में आप हिंदुस्तान में ले आइए, तो कल को क्या ये परिस्थिति हिंदुस्तान में पैदा नहीं होगी? ये परिस्थिति तो हिंदुस्तान में भी पैदा होगी। जिस हिसाब से मुस्लिम्स की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से डेमोग्राफिक चेंज करने की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से जबरदस्ती रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है जी। रोहिंग्या भाई किसी मुस्लिम बहुल देश में क्यों नहीं जाते, वो हिंदुस्तान में क्यों आते हैं? उनको तो वहां चले जाना चाहिए था, पाकिस्तान में। कांग्रेस जयराम रमेश ने कह दिया है, उद्धव ठाकरे जी कह दी है कि भाई ये जो स्थिति भारत में बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। कहीं ना कहीं ये लोग भी उसी चीज को देख रहे हैं। भारत की जो इंटेलिजेंस है जी, अगर वो सक्षम नहीं होती तो 2024 में ये स्थिति इन्होंने भारत में बना दी होती। अगर मोदी जी की भाजपा की लीडरशिप, एनडीए की लीडरशिप नहीं होती तो इन्होंने ये परिस्थिति हिंदुस्तान में बना दी होती जी। आज की डेट में न चाइना को मोदी फलता है और न ही अमेरिका को मोदी फलता है, बट उनकी मजबूरी है कि इन्हें झेलना है। तो उनको सबसे पहले मोदी तो छोड़िए, उन्हें भाजपा को हटाना है जी। अगर वो भाजपा काफी हद तक कुछ सक्सेस भी हुए, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हुए कि तोड़ सके। हाँ, सक्सेस नहीं हुए, तोड़ सके तो अब भाजपा को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी महाराष्ट्र में भी अभी चुनाव आने वाला है, तो उसके हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मेन क्या, हिंदुओं के एकत्रित होना चाहिए। वो जब तक ये बटे रहेंगे तब तक कोई भी आकर कुछ भी करके जाएगा। हमारे देश में ही गृह युद्ध जैसी हालत बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, हमारे देश में क्यों नहीं बन सकती? उसको बचाने के लिए एक ही चीज है कि हिंदुओं को एक छत्र राज के तहत आना चाहिए और एज ए ब्लॉक बनना चाहिए। जैसे उन्होंने 2019 में हिंदुओं ने वोट डाला था, अभी 2024 में तो आप गलती कर चुके हैं। अभी महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, इसमें ऐसी गलती ना करें। इसके बाद के जो आगे के चुनाव में उसमें भी आप ऐसी गलती ना करें। आप एक साथ रहें, ना बटें। और जो ये लोग कहते हैं कि भीम और मीम की राजनीति हिंदुस्तान में करेंगे, तो आप देख लीजिए बांग्लादेश आपके सामने है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, सारे एग्जाम्पल तो आसपास में ही पड़े एग्जाम्पल हैं। तो ये अमेरिका के जो दबाव में, अमेरिका के भड़कावे में ना आए और चाइना के साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट ना रखें। जितना हो सके इन दुष्ट लोगों से अलग रहें और भारत को एक सक्षम राज्य बनाने में भारत की सरकार की सहायता करें और इस तरह की कोई हरकत ना करें जो कल को आप लोगों के गले में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी यही आशा है और देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। फिलहाल तो स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि बांग्लादेश जल रहा है इस समय और वहाँ राजनीति जो है हलचल तेज हुई है। विरोधी सक्रिय हो गए हैं, पाकिस्तान सक्रिय हो गया है, चाइना सक्रिय हो गया, यही हम कह सकते हैं। अमेरिका तो उसमें पीछे रह गया। बिल्कुल, आज चाइना और पाकिस्तान, बिल्कुल, ये दोनों आगे आ गए।
और बना किस लिए था? तो अभी तक हम कश्मीर से जूझ रहे थे, आने वाले दिन में जो है पश्चिम बंगाल से भी जूझना पड़ेगा, तो कोई नई बात नहीं होगी, ऐसा तो लग रहा है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं। हालांकि जो है वहाँ जो स्थिति परिस्थिति शांत प्रिय से सरकार बने और आगे चलता रहे भारत साथ तालमेल करके, तो यही हम उम्मीद करेंगे। और फिलहाल हमारा देश जो सक्षम है, मोदी जी के हाथ में देश है हमारा, एक अच्छे हाथ में, मजबूत हाथ में देश है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन मजबूत हाथ तभी होगा जब हम अपनी हाथ जो है उनकी तरफ मजबूत करेंगे, ये हमारा जवाब है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि पश्चिम बांग्लादेश में जो है हिंदुओं का क्या होगा, कौन उनका रक्षा करेगा, यही हमारा सवाल था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जय जय हिंद, हिंद, वंदे मातरम। जय भारत।